हेलो, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ लाजनिशा। आज मेरा वीडियो बनाने का मेन मकसद है 12th क्लास का जो सेकेंड टर्म का एग्ज़ाम चल रहा है सीबीएसई का, उन बच्चों को हेल्प करना है मुझे। आज की जो वीडियो अगर वो बच्चे देख लेंगे तो उनका सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे और कितने कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। उन सब चीज़ों को मैं यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ। इसलिए सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों से कि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो पॉलिटिकल साइंस का, ये वीडियो मेरा पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है, तो जितने भी बच्चे पॉलिटिकल साइंस का पेपर देने वाले हैं आने वाले 24 तारीख को, उन बच्चों के पास प्लीज़ आप शेयर कीजिए ताकि उनको भी थोड़ा फायदा हो जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये 2021-22 बैच जो अभी है, जो सेकेंड टर्म का पेपर दे रहे हैं, उनके लिए है। मैं पहले सबसे पहले क्लियर करना चाहती हूँ उनका सिलेबस कहाँ से कौन से चैप्टर से सेकेंड टर्म में प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 बुक है आपके पास पॉलिटिकल साइंस की। एक है पार्ट ए में समकालीन विश्व की राजनीति और पार्ट बी में स्वतंत्र भारत की राजनीति। दोनों बुक में से 3-3 चैप्टर आ रहे हैं और उसमें उन चैप्टर्स में से भी बहुत सेलेक्टेड पार्ट पूछे जाएंगे। जैसे कि सब पार्ट ए समकालीन विश्व की राजनीति में से सबसे पहला चैप्टर आएगा आपका सत्ता के नए केंद्र, और इस चैप्टर में से 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 40 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपका प्रोजेक्ट वर्क 10 नंबर का होगा। सेकेंड टर्म में 50 नंबर का होगा, जिसमें 10 नंबर आपके प्रोजेक्ट वर्क का होगा और 40 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें सत्ता के नए केंद्र में से 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेकेंड चैप्टर जो है हमारा समकालीन विश्व की राजनीति का, वो है दक्षिण एशिया और समकालीन विश्व। इससे 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थर्ड है वैश्वीकरण, इसमें से आपके 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि बुक ए पार्ट ए समकालीन विश्व की राजनीति में से 3 चैप्टर में से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। 8 मार्क्स, 6 मार्क्स एंड 6 मार्क्स, इतने आ रहे हैं। यानी कि 20 नंबर के क्वेश्चन ए बुक नंबर 1 से। पार्ट बी जो स्वतंत्र भारत की राजनीति है, उसमें से भी 3 चैप्टर लिए गए हैं। पहला चैप्टर है भारत में दल और दलीय व्यवस्था, इसमें से 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा है लोकतांत्रिक पुनरुत्थान, इसमें से 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और तीसरा जो चैप्टर है वो है भारतीय राजनीति, प्रवृत्तियां और विकास, इसमें से 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 40 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आपका प्रश्न किस तरीके का आएगा? प्रश्न पत्र में टोटल 13 प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 भाग में बटा होगा, ए, बी और सी। पार्ट ए में आपके 8 प्रश्न पूछे जाएंगे 2-2 अंक के। 8 प्रश्न पूछे जाएंगे 2-2 अंक के ए पार्ट में। बी पार्ट में जो होगा आपको 3 प्रश्न पूछे जाएंगे 4-4 नंबर के। 3 प्रश्न पूछे जाएंगे 4-4 नंबर के। और सी पार्ट में सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि होगा आपका 6 नंबर का। इतने टोटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी चैप्टर्स लिए गए हैं उसके कुछ टॉपिक्स को ही लिया गया है इस बार प्रश्न पूछने के लिए। ऐसा ना हो कि बच्चे उस पूरे चैप्टर को पढ़ने में लगे रहें, बाद में पता चला कि उसमें से तो बहुत सारा आया ही नहीं। तो आप कंफ्यूज नहीं होइए। मैं यहाँ पे जिन टॉपिक्स के बारे में आपको बता रही हूँ वही टॉपिक आपको पढ़ना है। सत्ता के नए केंद्र, जो कि समकालीन विश्व की राजनीति पार्ट ए का पहला चैप्टर इस टर्म के लिए लिया गया है, उसमें से भी कुछ टॉपिक्स को लिए गए हैं। उसमें से कुछ संगठन है और कुछ राज्य, यानी कि कुछ देश। यहाँ पे राज्य का मतलब देश बताया गया है, जिसको कि सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में देखा जाता है। जैसे कि फर्स्ट टर्म में ही आप लोगों ने शीत युद्ध का दौर को पढ़ा था, और शीत युद्ध के दौर के बाद 2 ध्रुवीयता का अंत हो गया था और 1 ध्रुवीयता शुरू हो गई थी। अमेरिका वर्चस्व में आ गया था, अमेरिका ध्रुव में, और उसके चारों ओर पूरा विश्व घूम रहा है, ऐसा था। तो अभी इस चैप्टर में पढ़ना है कि
उस सत्ता का यानी अमेरिकी सत्ता का वैकल्पिक रूप कौन हो सकता है, कौन कौन से संगठन अमेरिका का विकल्प हो सकते हैं, या किस किस देश को हम अमेरिका के विकल्प के रूप में देखते हैं। यहाँ पे संगठन में हमें पढ़ना है इस टर्म में यूरोपीय संघ, आसियान, सार्क यानी कि दक्षेस और ब्रिक्स। बस यही 4 संगठन को आपको पढ़ना है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में या सत्ता के नए केंद्र के रूप में। देश या राज्य जो बताया गया है उसमें भी 4 देश को ही पढ़ना है सत्ता के विकल्प के रूप में, यानी कि अमेरिका के विकल्प के रूप में, और वो देश हैं रूस, चीन, इजराइल और भारत। तो अब हम देखेंगे इन संगठन के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे और इन देश के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी हासिल करते हैं। अब हम देखते हैं कि संगठन बनाने का यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या क्षेत्रीय स्तर पर जो संगठन बनाए जाते हैं उसका उद्देश्य क्या होता है, किस लिए वो बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे ये बनाने का उद्देश्य है सबसे पहले सहयोग को बढ़ावा देना। उस संगठन में जितने भी कंट्री जुड़े होते हैं, मिले होते हैं, वो आपस में एक दूसरे का सहयोग करके और विकास करते हैं। दूसरा, आर्थिक विकास करना। उस संगठन में जितने भी कंट्री जुड़े होते हैं उनका आर्थिक विकास होता है, करते हैं वो सब मिलके। तीसरा है विश्व में शक्ति संतुलन को बनाए रखना। पूरे विश्व में जैसे अभी सबसे ज्यादा शक्ति किसके पास है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली किस देश को हम मानते हैं, ऑब्वियसली अमेरिका को। तो अमेरिका जो है, अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन बन गया जिसमें बहुत सारे देश शामिल हैं तो अमेरिका को वो टक्कर देने के काबिल हो जाता है, कि उसके लायक हो जाता है। इसलिए विश्व में शक्ति का संतुलन, बैलेंस बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय या क्षेत्रीय स्तर पर संगठन बनाए जाते हैं। और चौथा है आपसी विवादों को बातचीत के माध्यम से हल करते हैं। ये एकदम से तुरंत बंदूक तान के नहीं खड़े हो जाते हैं, हिंसात्मक रवैया नहीं अपना लेते हैं। कोई भी ऐसा मामला होता है, कोई भी ऐसा विवाद होता है तो सबसे पहले ये अंतर्राष्ट्रीय या क्षेत्रीय लेवल के जो संगठन होते हैं, इसके अंदर जो देश होते हैं, ये आपस में बातचीत करके उन मामलों को हल करने की, उन विवादों को हल करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन आपका आ सकता है बच्चों कि अंतर्राष्ट्रीय या क्षेत्रीय संगठन बनाने का उद्देश्य क्या होता है, क्यों बनाया जाता है। तो आप ऐसे कर सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पे एक और बात बताना चाहती हूँ कि पैराग्राफ राइटिंग आप कभी भी मत कीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे सबका जवाब आप पॉइंट वाइज दीजिएगा, पॉइंट बेस पे सारे आंसर आप दीजिएगा। इससे आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। पैराग्राफ राइटिंग में नंबर कम मिलते हैं और बेकार की उल जुलूल की बातें आ जाती हैं, इसलिए आप सटीक पॉइंट को करिएगा, पॉइंट वाइज। अब हम देखेंगे इन अंतर्राष्ट्रीय या क्षेत्रीय संगठनों में से जिन संगठन को हमें पढ़ना है उसमें सबसे पहला है यूरोपीय संघ, EU भी इसको कहते हैं। इसकी स्थापना 1948 में की गई थी और इसमें टोटल 27 देश शामिल हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है, यूरोपीय संघ यानी कि यूरोप महादेश के देशों का ये संगठन है। इसमें 27 देश हैं और 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। इसकी विशेषता क्या है, यूरोपीय संघ की विशेषता क्या है? पहले ही मैंने बताया है कि ये संगठन है, संगठन यानी कि देशों का समूह। तो इसकी विशेषता है, इसमें जितने भी शामिल देश हैं, सदस्य देश हैं, सबकी विदेश नीति एक समान है। समान सुरक्षा नीति है, समान मुद्रा का चलन है, एक ही मुद्रा इन सारे देशों में चलता है। यूरो नाम की मुद्रा का प्रचलन है यूरोपीय संघ के देशों में। यहाँ मुक्त व्यापार होता है। मुक्त व्यापार यानी कि फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड कहाँ पे होगा? यहाँ पे जितने देश शामिल हैं इन देशों के बीच में आपस में फ्री ट्रेड होता है। आगे है वीजा मुक्त आवागमन। इन देशों को एक दूसरे, इस संगठन के जितने भी देश हैं, जितने भी देश शामिल हैं, आपस में आने जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ यूरोपीय संघ से रिलेटेड
अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूरोपीय संघ एक प्रभावी संगठन कैसे है। तो यहाँ पे आप पॉइंट वाइज जवाब दीजिएगा, जिसमें से पहला आपका पॉइंट होना चाहिए कि ये एक अधिराष्ट्रीय संगठन है। अधिराष्ट्रीय का मतलब एक से अधिक राष्ट्र का एक संगठन है। यूरो अमेरिकी डॉलर के लिए खतरा, इनकी एक समान मुद्रा है। मैंने बताया था आपको कि यूरोपीय संघ के जितने भी देश हैं, सदस्य देश हैं, सबके एक ही मुद्रा का प्रचलन है सब देशों में, जिसको कि यूरो कहा जाता है। और ये यूरो अमेरिकी डॉलर के लिए खतरा बना हुआ है। इसका आगे क्यों बना हुआ है ये भी इसी आगे अगले पॉइंट में आपको समझ में आ जाएगा। अगला जो पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखा है वो है फ्रांस सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य। फ्रांस जो यूरोपियन कंट्री है, वो भी यूरोपीय संघ का एक सदस्य देश है, जो कि यूएनओ में सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। यहाँ पे क्वेश्चन आप उठा सकते हो कि ब्रिटेन भी तो इसका सदस्य है, जो कि यूएनओ के सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, तो उसकी यहाँ पे चर्चा क्यों नहीं की गई। आगे मैं इसकी सीमाएं या कमियों में बताऊंगी, आगे चर्चा करूंगी कि 2016 में ब्रिटेन यूरोपीय संघ से बाहर चला गया है, इसीलिए यहाँ पे ब्रिटेन का नाम नहीं लेकर के मैंने सिर्फ फ्रांस के बारे में बताया है कि फ्रांस जो कि एक परमाणु संपन्न देश है और यूएनओ के सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, जिसकी वजह से भी यूरोपीय संघ एक प्रभावी संगठन के रूप में सामने है। नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे, विश्व व्यापार में यूएसए से 3 गुना ज्यादा हिस्सेदारी है। किसकी? यूरोपीय संघ की। यूरोपीय संघ की जो हिस्सेदारी है विश्व व्यापार में, वो अमेरिका से 3 गुना ज्यादा है, जो कि बहुत ज्यादा है। अमेरिका को सीधे तौर पे टक्कर दे सकता है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना इसके पास है, दूसरी सबसे बड़ी सेना। पहली सबसे बड़ी सेना अमेरिका के पास है और दूसरी सबसे बड़ी सेना यूरोपीय संघ के पास है। 2005 में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यूरोपीय संघ की थी। तो ये इन सब बातों की वजह से यह एक बहुत ही प्रभावशाली या बहुत ही प्रभावी संगठन के रूप में है। आप ऐसे जवाब देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूरोपीय संघ की सीमाएं क्या है। सीमाएं यानी कि कमियां। जब आपसे सीमाओं के बारे में पूछा जाएगा तो आप इनकी कमियों को बताएंगे। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने बताया है, आपको बता रही हूँ यहाँ पे, जिसकी वजह से यूरोपीय संघ एक थोड़ा सा कमजोर हो रहा है या इसकी कमियां हैं, ये समझ लीजिए। डेनमार्क और स्वीडन साझी मुद्रा को मानने से इनकार करते हैं। यूरो यहाँ की मुद्रा है यूरोपीय संघ की, जिसको कि डेनमार्क और स्वीडन मानने से इनकार करता है। ब्रिटेन 2016 में यूरोपीय संघ से बाहर हो गया। इसे ही ब्रेक्जिट कहा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और शायद आपसे भी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्रेक्जिट क्या है। हम आगे पढ़ेंगे। एक संगठन है ब्रिक्स और एक संगठन है ब्रिक्स, और यहां पे पूछा जा रहा है ब्रेक्जिट। तो कंफ्यूज मत कीजिएगा बच्चों, यहां ब्रेक्जिट का मतलब है BR का मतलब है ब्रिटेन, और ये एग्जिट, ब्रिटेन एग्जिट हो गया है, यानी कि ब्रिटेन बाहर निकल गया है यूरोपीय संघ से 2016 में। इसे ही ब्रेक्जिट कहा गया है। और आगे हम ब्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे तो आपका कंफ्यूजन और भी दूर हो जाएगा, बहुत क्लियर हो जाएगा। साझा संविधान में अड़चन। ये जो संविधान बनाया गया है यूरोपीय संघ के सभी देशों के लिए एक संविधान बनाया गया है, जिसकी वजह से यूरोपीय संघ को एक अधिराष्ट्र कहा जाता है, या कहा जाता है कि यूरोपीय संघ एक बड़े देश के रूप में काम करता है। क्यों? क्योंकि इनका अपना एक संविधान है, जिसको कि सारे देशों के, इसमें सम्मिलित सारे देशों को मानना पड़ता है। लेकिन इसमें भी बहुत सारी अड़चनें आती हैं। बहुत सारे देश उस संविधान को, सेम संविधान को मानने से इनकार करते हैं, मना करते हैं। विदेश नीति और सुरक्षा नीति भी अपनी नहीं छोड़ना चाहते हैं। बहुत देशों की इसमें शामिल, बहुत सारे देशों की अपनी अलग से विदेश नीति है, अपनी अलग से सुरक्षा नीति है, लेकिन इन्हें
यूरोपीय संघ के द्वारा बनाई गई विदेश नीति और सुरक्षा नीति को मानना पड़ता है, जो कि ये मानना नहीं चाहते हैं। ये कमियां हैं यूरोपीय संघ की। अगला जो हम संगठन देखने वाले हैं वो है आसियान। ये भी टॉपिक आ रहा है। आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन है। इसमें टोटल 10 देश हैं। 5 देश फाउंडर कंट्री थे। इसका मुख्यालय यानी कि इसका हेडक्वार्टर जकार्ता में है। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। जो फाउंडर कंट्रीज के थे, जो संस्थापक देश थे इसके, वो है इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। इन 5 कंट्री ने मिलके बनाया था। बाद में जो देश शामिल हुए हैं वो है ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। ये जो आसियान शैली है वो पूरे विश्व में फेमस है। अब बहुत सारे संगठन हैं वो इसी शैली पे काम करना चाहते हैं। क्या है इस शैली में? शैली का मतलब होता है इनके काम करने का तरीका। आखिर इनके काम करने का तरीका कैसा है जिसकी वजह से सारे विश्व के सभी देश इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और इसके तरीके से सहयोगात्मक रूप से कार्य करना चाह रहे हैं। तो आसियान शैली में मेन है टकराव रहित बातचीत। आपस में जब भी ये बात करते हैं तो उसमें कभी भी टकराव नहीं होता है। ये बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से सहयोग की भावना के साथ आपस में बातचीत करते हैं। अनौपचारिक और सहयोगात्मक प्रणाली है इनकी। इनके जो सदस्य देश हैं वो औपचारिक रूप से ही ये एक दूसरे का सहयोग नहीं करते हैं। कभी कभी अनौपचारिक तरीके से भी, अनऑफिशियली भी एक दूसरे की मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं। जब भी जरूरत पड़े तो अपने सदस्य देश को जब भी जरूरत पड़े तो दूसरा सदस्य देश हमेशा खड़ा होता है मदद करने के लिए। इनकी कार्य प्रणाली हमेशा सहयोगात्मक है। 3 स्तंभ हैं इसके मेन: सुरक्षा, आर्थिक और सांस्कृतिक, जो कि इसको प्रभावी बनाते हैं। यानी कि ये सबसे ज्यादा अपनी सुरक्षा पे ध्यान देते हैं। फिर इनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए कोशिश करते हैं। ये एक साथ मिल करके डेवलपमेंट पे ध्यान देते हैं कि एक साथ सारे देशों का डेवलपमेंट हो। और सांस्कृतिक जो उनकी स्थिति है, जो उनका कल्चर है, वो किसी भी हाल में नष्ट ना हो, इस बात का वो बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। आप देखिएगा यहाँ के जितने भी कंट्री हैं इनका अपना एक कल्चर है जो कि खत्म नहीं होता है, जिसकी वजह से सारे देश वहाँ अट्रैक्ट होते हैं। आप वहाँ जाइएगा, इनका अपना अलग कल्चरल एक्टिविटीज वगैरह चलते रहते हैं, जो कि इनकी पुरानी परंपराओं से ये अपने आप को जोड़े रखते हैं और ध्यान रखते हैं कि संस्कृति इनकी जो है वो कभी भी खत्म ना हो, कायम रहे। पुराना जो इनका इतिहास या परंपरा चल रहा है वो चलता रहे। आगे हम देखेंगे आसियान विजन 2020 में क्या है। निवेश, श्रम और सेवाओं में मुक्त व्यापार है, व्यापार क्षेत्र है। आगे हम देखेंगे कि अमेरिका एवं चीन भी व्यापार में रुचि दिखा रहा है। कहाँ पे? आसियान में। अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि आसियान एक प्रभावी संगठन के रूप में कैसे है, तो यहाँ पे क्योंकि हम अमेरिका और चीन को देखते हैं कि ये काफी डेवलप कंट्री हैं और ये काफी दूरदर्शी हैं, उसी जगह पे वो निवेश करते हैं जहां इन्हें मालूम होता है कि फायदा होने वाला है। तो अमेरिका और चीन भी व्यापार में रुचि दिखा रहे हैं। इसका मतलब कि आसियान इतना प्रभावी संगठन है। आसियान क्षेत्रीय फोरम के अंतर्गत आसियान ऐसा एक मंच उपलब्ध कराता है सारे देश को, जहां पे कि सारे देश उस मंच में आकर के और बात अपना रख सकते हैं। भारत क्या कर रहा है आसियान के लिए? तो लुक ईस्ट और वर्क फॉर ईस्ट की नीति भारत अपना रहा है आसियान के लिए। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भारत आसियान की तरफ आकर्षित हो रहा है या आसियान शैली को अपनाना चाहता है या उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, इसका कोई एग्जाम्पल बताइए, उदाहरण बताइए। तो हमारा भारत का जो नीति है लुक ईस्ट, यानी कि आसियान की ईस्ट की तरफ, पूर्व की तरफ देखो, पूर्व से मतलब आसियान से है, और वर्क फॉर ईस्ट यानी कि पूर्व की
के लिए कार्य करो। ये दोनों नीतियां बताती है कि भारत भी अट्रैक्ट हो रहा है आसियान की तरफ। अब हम अगला संगठन को देखेंगे जो कि है सार्क या दक्षेस। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैंने नहीं बताया आपको आसियान के लिए। आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी। 5 देश थे फाउंडर कंट्री जिन्होंने 1967 में इसकी स्थापना की थी। अब हम आते हैं अगले संगठन की तरफ जो कि है सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसको हम दक्षेस भी कहते हैं, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन। इसमें टोटल 8 देश हैं, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। ये 8 कंट्री शामिल हैं सार्क कंट्री में। याद रखिएगा, सार्क और आसियान का बहुत ज़्यादा कंपेयर करने के लिए दिया जाता है क्वेश्चन में, तुलनात्मक व्याख्या करने को दिया जाता है। तो आपको इसका याद रखना पड़ेगा कि आसियान में टोटल 10 देश हैं सदस्य देश, और सार्क में टोटल 8 देश हैं। वो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है आसियान, जबकि ये दक्षिण एशियाई देशों का संगठन है। 1985 में सार्क की स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय काठमांडू में है जो कि नेपाल की राजधानी है। काठमांडू नेपाल की राजधानी है। साफ्टा बनाया गया है सार्क के अंतर्गत, जिसके तहत आपस के देशों में मुक्त व्यापार सहयोग के क्षेत्र पे सहयोग की बात की गई है। दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र पर सहयोग की बात की गई है साफ्टा के अंतर्गत। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, इस लैंडफॉर्म को या दक्षिण एशियाई देश जो है एक प्रभावशाली क्षेत्र के रूप में कैसे है, तो पूरे वर्ल्ड का 17% जनसंख्या इसी जगह निवास करती है, दक्षिण एशिया में निवास करती है। 17% पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड का यहाँ पे निवास करती है। यहाँ पे हम देखेंगे हर तरह का लैंडफॉर्म यहाँ पे मौजूद है। समुद्री क्षेत्र है, पहाड़ है, पठार है, समतल भूमि है, सब कुछ हर तरह के लैंडफॉर्म यहाँ पे है, जिसकी वजह से हर तरह से ये उपजाऊ क्षेत्र है। अगर हम समुद्री व्यापार की बात करें तो समुद्री क्षेत्र से यहाँ व्यापार किया जाता है। मछली का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, खेती कृषि बहुत ज़्यादा उन्नत है इस क्षेत्र में। हर तरह से इसकी विशेषता बहुत है इस क्षेत्र की। सहयोग क्षेत्र के रूप में अगर इसमें देखें तो साफ्टा खाद्य बैंक और विकास निधि है। सीमाएं यानी कि कमियां क्या है, सार्क आसियान के जैसा आगे क्यों नहीं फल फूल रहा है, जबकि सार्क दक्षिण एशियाई कंट्री है और आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई कंट्री है। फिर भी यहाँ पे कमियां क्या चीज़ है, क्या सीमाएं हैं इनकी, जिसकी वजह से आसियान से ये पीछे रह जा रहा है। तो सबसे बड़ी इसकी सीमाएं या इसकी जो कमी है वो पड़ोसी देशों के बीच में विवाद। आप कंट्री को देख करके आराम से अंदाजा लगा सकते हैं कि आपस के देशों में कितना ज़्यादा यहाँ पे विवाद होता है, क्योंकि देशों में हम देख सकते हैं भारत है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, जहाँ पे हमेशा आपस में विवाद की स्थिति बनी रहती है। आतंकवाद की समस्या ऑब्वियसली यहाँ पे है। अफगानिस्तान को भी अभी आप देख सकते हैं जो कि इसी क्षेत्र में शामिल है, कितना ज़्यादा यहाँ आतंकवाद की समस्या है। ये बहुत बड़ी समस्या है इस क्षेत्र के लिए और इस क्षेत्रीय संगठन के लिए भी। भारत के वर्चस्व का डर रहा है इसके सभी सदस्य देशों को। हमेशा ये सोचते हैं कि भारत अपने बारे में सोचता है, सभी देशों को यूज करता है और अपने बारे में सोचता है। ये सोचते हैं बाकी सदस्य देश भारत के लिए। कितने सारे विवाद हैं यहाँ पे। पहले भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का विवाद है। भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु नदी जल का विवाद है। बहुत सारे ऐसे विवाद हैं और आतंकवाद की समस्या, और मैंने आपको बताया कि भारत के वर्चस्व का डर इसके सदस्य देशों को हमेशा रहता है। सदस्य देशों के बीच में हमेशा तनाव की स्थिति बनी रहती है, जिसकी वजह से आपस में ये सहयोग की स्थिति नहीं बना पा रहे हैं, जिसकी वजह से आसियान की जो शैली है उसकी ये कॉपी नहीं कर पा रहे हैं।
उसके हिसाब से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, डेवलपमेंट इन कंट्रीज का नहीं हो रहा है। जिस हिसाब से अगर आप कंपेयर करें तो आप देख लें पिछले कई सालों में, पिछले 10 या 20 सालों में आसियान कंट्रीज का कितना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, जबकि ये सार्क कंट्री का इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो अगर आपको तुलनात्मक अध्ययन या तुलनात्मक व्याख्या करने के लिए आएगा तो इन बातों को आप जरूर बताइएगा, अच्छे मार्क्स आप ला सकते हैं इन बातों को बता करके। अगला जो हमारा संगठन है जो हमें पढ़ना है वो है ब्रिक या ब्रिक्स। यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ब्रिक क्या है और ब्रिक्स क्या है। मैं यहाँ आप लोगों को डिफाइन कर देती हूँ। ब्रिक यानी कि ब्राजील, ये इन देशों का संगठन है। ब्रिक एब्रिविएशन है, बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया और सी फॉर चाइना। इन चारों देशों को मिलाकर के 2006 में ब्रिक की स्थापना की गई थी, लेकिन 2010 में साउथ अफ्रीका के इसमें मिलने के बाद ब्रिक ब्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन आएगा आपका कि ब्रिक क्या है या ब्रिक्स क्या है, तो आप बहुत अच्छे से इसको डिफाइन कीजिएगा, बताइएगा। जो मैंने अभी आपको बताया एब्रिविएशन बता दीजिएगा, देशों का नाम बता दीजिएगा जो इसके सदस्य हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। 2006 में इसकी स्थापना हुई थी मिलकर के काम करने के लिए एक संगठन के रूप में, और ये ब्रिक्स के रूप में 2010 में आया। कब? जब साउथ अफ्रीका भी इसमें शामिल हो गया। एक बात मैंने आपको पहले बताई थी ब्रेक्जिट के बारे में, जो कि यूरोपियन संघ से रिलेटेड था। ब्रेक्जिट यानी कि ब्रिटेन जब एग्जिट हो गया था यूरोपीय संघ से तो उसको ब्रेक्जिट कहा जाता है। हो सकता है कि आपके क्वेश्चन में आ जाए कि ब्रिक्स और ब्रेक्जिट क्या है, तो आप अच्छे से समझ गए हो, इसको सही तरीके से बता दीजिएगा, कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं कि इसकी क्या विशेषता है, ब्रिक्स की क्या विशेषता है, इसमें क्या चीजें हैं। 25% जीडीपी, विश्व के जीडीपी का 25% जीडीपी इसी संगठन से है। एरिया इसका यानी कि इसका क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 30% है, 30% एरिया कवर करता है ये ब्रिक्स के जो सदस्य देश हैं। इसका पॉपुलेशन, विश्व के पॉपुलेशन का 45% पॉपुलेशन इन्हीं कंट्रीज में रहता है। आप देख सकते हो भारत भी इसमें है और चाइना भी है, दोनों कंट्री में कितना ज्यादा पॉपुलेशन है। तो ये पांचों कंट्री मिलाकर के विश्व की जनसंख्या का 45% जनसंख्या इन्हीं देशों में निवास करती है। उद्देश्य क्या है, किस कारण से बनाया गया, ऑब्जेक्टिव क्यों बनाया गया ब्रिक्स को? पारस्परिक हित के लिए। क्या पारस्परिक? कि ये पांचों कंट्री आपस में एक दूसरे के हित के लिए काम करेंगे, व्यापार के लिए, आपस में इनका व्यापार सही होगा, स्वास्थ्य, शिक्षा, हर चीज पे ध्यान दिया जाएगा, टेक्नोलॉजी पर भी सहयोग करने की बात की गई है इसमें। आर्थिक लाभ को बांटा जाएगा, जो भी लाभ मिलेगा व्यापार से उस लाभ को ये पांचों कंट्री आपस में बांटेंगे। आंतरिक मामलों में दखल नहीं दिया जाएगा। इसके सदस्य देश जो हैं पांचों कंट्री की, अगर आंतरिक कोई बात हुई तो दूसरा देश बिना बुलाए, बिना इनवाइट किए कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। इसकी वित्तीय संस्थाएं हैं जो कि इसको सपोर्ट करती हैं। दो वित्तीय संस्थाएं हैं, एक है न्यू डेवलपमेंट बैंक और दूसरा आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि क्या आप ब्रिक्स को सत्ता के विकल्प के रूप में देखते हो, सत्ता के नए केंद्र के रूप में, या अमेरिका के विकल्प के रूप में क्या आप ब्रिक्स को देखते हो? या पहले जो भी मैंने आपको संगठन बताया उससे रिलेटेड भी इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या आप सत्ता के विकल्प के रूप में इन संगठनों को देखते हो, या कौन से संगठन को आप सत्ता के विकल्प के रूप में देखते हो। आपको मैंने बता दिया इन संगठनों के बारे में। अब हम 4 देश के बारे में पढ़ेंगे जो कि सत्ता के नए केंद्र या सत्ता के विकल्प के रूप में हैं। अब मैं बारी बारी से आपको इसके बारे में बताती हूँ। सबसे पहले हम चीन को देखते हैं।
कि क्या चीन सत्ता के विकल्प के रूप में है, सत्ता के नए केंद्र के रूप में है, अमेरिका को टक्कर देने के स्थिति में है। तो हम देखते हैं चीन की स्थिति को। चीन बहुत तेजी से आर्थिक तरक्की किया है अपने आप को महाशक्तिशाली बनाने के लिए। क्या क्या किया उसने, कैसे कैसे किया, उसको हम लाइन से पढ़ेंगे। क्वेश्चन आ सकता है कि चीन अपने आप को महाशक्ति बनाने के लिए कैसे प्रयास किए, उसका वर्णन कीजिए। तो आप पॉइंट वाइज उसको लिख के डील कर सकते हैं। 1972 में अमेरिका से संबंध बनाया चीन ने। पहले के क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि चीन कैसे पहले आपको बिल्कुल बंद रखा था, कहीं से भी खोला नहीं था, बिल्कुल अलग थलग था। लेकिन बाद में वो दूसरे कंट्री के साथ संबंध बनाना शुरू किया और 1972 में सबसे पहले उसने अमेरिका के साथ संबंध बनाया। 1973 में कृषि, उद्योग, सेना, विज्ञान के क्षेत्र में आधुनिकीकरण किया, उसको मॉडर्न बनाया, मॉडर्न तरीके से इन चीजों को डेवलप किया, कृषि को भी, उद्योग को भी, सेना में भी, विज्ञान में भी, इन सारे क्षेत्रों में। और किसने किया था? चीन के चाउ एन लाई ने आधुनिकीकरण किया था इन सब क्षेत्रों में। फिर 1978 में खुले द्वार की नीति अपनाई और विदेशी निवेश को बढ़ाया। किसने? डेंग स्वापिंग ने। खुले द्वार की नीति यानी कि मैंने बताया अभी कि चीन अपने आप को बिल्कुल बंद किए हुए था, ना वहां का सामान कहीं जाता था, ना कहीं और से कोई सामान चाइना में आता था। लेकिन 1978 में चीन के द्वार को खोल दिया गया ताकि बाहर के कंट्री वहां आके इन्वेस्ट कर सके और चाइना का माल भी दूसरे देशों में जा सके। ये खुले द्वार की नीति अपनाने के बाद विदेशी निवेश यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ा। 2001 में चीन विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया। जैसा कि हम जानते हैं, यूएनओ वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि चीन भी यूएनओ के सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। तो इस तरीके से चीन अमेरिका को टक्कर देने के काबिल है। या आप ये भी कह सकते हैं कि आने वाले कुछ सालों में 2040 तक शायद चीन अमेरिका के बिल्कुल समकक्ष आके खड़ा हो जाएगा या उससे ऊपर चला जाएगा। तो चीन में वो काबिलियत है कि वो सत्ता के नए केंद्र के रूप में सामने आ सकता है। अब हम देखेंगे रूस को, रसिया को। शीत युद्ध के दौर में हमने देखा था कि एक साइड अमेरिका और दूसरे साइड रसिया, यूएसएसआर था। यूएसएसआर उस समय यूनाइट था। बाद में 1991 में जब वो टूटा तो रूस के रूप में फिर वो अलग 15 कंट्रीज के रूप में अलग अलग हो गया। तो रूस की अभी स्थिति क्या है? क्या वो अमेरिका को टक्कर देने के लायक है? हम इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। रूस का जो आकार है वो बहुत ही विशाल है और रूस एक विकसित देश है, डेवलप कंट्री है। रूस ही एक ऐसा देश है जो कि 2 महादेश में है, फैला हुआ है, पूर्वी यूरोप और उत्तरी एशिया। इन दोनों महादेशों में रूस फैला हुआ है, बहुत ही विशाल आकार है और ये एक विकसित देश है। इसकी जो जीडीपी है वो विश्व में 11वां स्थान रखता है जीडीपी के मामले में। सकल घरेलू उत्पाद जो है इसका, ये विश्व में इसका स्थान 11वें नंबर पे है। प्राकृतिक संसाधन और गैस की प्रचुर मात्रा है यहाँ पे, बहुत ज्यादा प्रचुर भंडार है यहाँ पे। किसकी? प्राकृतिक संसाधन की और गैस की। परमाणु संपन्न देश है। हमने जब शीत युद्ध का दौर पढ़ा था तो उसी समय हमको ये पता चला था कि हथियारों के होड़ में इसने बहुत सारे हथियारों का बड़ा स्टॉक जमा कर रखा है। इसके पास ये परमाणु संपन्न देश भी है। यूएनओ के सुरक्षा परिषद का यह एक स्थायी सदस्य भी है, जिसकी वजह से, इन सब विशेषताओं की वजह से ये अमेरिका को टक्कर देने की स्थिति में है। ये सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में है। आगे हम और देशों के बारे में पढ़ते हैं, भारत और इजराइल।
अब हम भारत को देखते हैं कि भारत कैसे सत्ता के विकल्प के रूप में है। भारत चूंकि हमारा अपना देश है तो इसके बारे में हम थोड़ा ज़्यादा जानते हैं, सब लोग हम लोग जानते हैं इसके बारे में। फिर भी जो इसकी मेन विशेषताएं हैं जो कि इसको अमेरिका के समकक्ष ला करके खड़ा करती है, सत्ता के विकल्प के रूप में, एक नए केंद्र के रूप में हम भारत को कैसे देखते हैं, यहाँ पे पॉइंट वाइज देखते हैं। पहला, भारत की आबादी जो है वो 135 करोड़ है। 135 करोड़ जनसंख्या यहाँ की है, जिसमें कि युवा आबादी सबसे ज्यादा है। युवा आबादी होने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, उस आबादी को या युवा को हम एज अ मानव संसाधन के रूप में यूज कर सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स के रूप में हम भारत की युवा आबादी को यूज कर सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थिति इसकी लगातार मजबूत होती गई है। इसकी आर्थिक स्थिति भी पहले की अपेक्षा अब काफी मजबूत है। राजनीतिक स्थिति भी इसकी काफी मजबूत है। आप देख सकते हो जो यहाँ की राजनीति है, यानी कि अभी जो खैर छोड़िए, इस बात को हम डिस्कस नहीं करते हैं, सबका विचार अलग अलग हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ की राजनीतिक स्थिति पहले की अपेक्षा काफी सुदृढ़ हुई है। यहाँ की सांस्कृतिक स्थिति भी बहुत अच्छी है। बहुत सारे कंट्री जो है वो यहाँ की संस्कृति को अपना रहे हैं, उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, जिससे कि पता चलता है कि भारत की संस्कृति मजबूत हो रही है, वो फैल रही है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत में है, ये तो हम सब जानते हैं। सबसे बड़ा लिखित संविधान भी यहाँ है और सबसे बड़ा लोकतंत्र के रूप में हम भारत के लोकतंत्र को देखते हैं। सैन्य शक्ति और परमाणु तकनीक इसे आत्मनिर्भर बनाती है। इसकी सैन्य शक्ति, जो सैनिक जो है यहाँ की सेना, वो बहुत ही सशक्त और मजबूत है, जिससे कि भारत अपने आप को बहुत ही मजबूत समझता, आत्मनिर्भर है वो। और परमाणु तकनीक भी इसके पास पूरी है। अगर कोई भी कंट्री भारत के ऊपर अटैक करता है तो अब भारत उस स्थिति में है कि आराम से वो उसका सामना कर सकता है। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का वो उम्मीदवार है, ये सब हम सब जानते हैं। भले ही उसे स्थायी सदस्यता मिल नहीं रही है, लेकिन जो भी क्राइटेरिया होता है एक स्थायी सदस्यता के लिए, वो सारा फुलफिल करता है भारत के पास सारी चीजें। इसकी वजह से भारत सत्ता के विकल्प के रूप में, सत्ता के नए केंद्र के रूप में हम भारत को देखते हैं। इसमें आप कुछ और पॉइंट्स भी अपने तरीके से जोड़ सकते हो, लेकिन अगर आप इन पॉइंट्स को भी डील कर दोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आप ला सकते हो। आगे हम देखेंगे इजराइल को। कैसे इजराइल जबकि बहुत छोटा सा देश है, क्षेत्रफल इसका बहुत कम है, लेकिन फिर भी इजराइल कैसे सत्ता के नए केंद्र के रूप में है, तो हम इसको देखते हैं। तकनीकी रूप से शिक्षित देश, एक शिक्षित देश होना और तकनीकी रूप से शिक्षित देश होना मायने रखता है। तकनीकी रूप से शिक्षित यानी कि वहां का जो हर व्यक्ति है वो टेक्निकली एजुकेटेड है, ओनली एजुकेटेड नहीं है, वो टेक्निकली बहुत साउंड है। हर व्यक्ति जो भी शिक्षित है, शिक्षित तो है ही सब, सिर्फ शिक्षित नहीं बल्कि तकनीकी शिक्षा का भी, हर तरह के अलग अलग तकनीकी शिक्षा का वहाँ के लोगों के ऊपर ध्यान दिया जाता है। वहाँ की सरकार बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए आगे है कि अपने लोगों को टेक्निकली बहुत साउंड करे। अर्थव्यवस्था इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार तकनीकी आधारित उद्योग युक्त है। वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो डेवलप कैसे है, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार तकनीकी आधारित उद्योग वहाँ पे है। 2019 में ब्लूमबर्ग इनोवेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा इजराइल को 5वां स्थान दिया गया है। बहुत बड़ी बात है। वैकल्पिक ऊर्जा जो कि सौर ऊर्जा है, जिसे हम वैकल्पिक ऊर्जा कहते हैं, उसके लिए नवीनतम नई टेक्नोलॉजी वहां पे मौजूद है, जिसके कारण से वो सौर ऊर्जा का, सोलर एनर्जी का बहुत अच्छे तरीके से यूज करना जानता है। उसके नवीनतम टेक्निक को वो जानता है। रक्षा, हम जानते हैं उसका डिफेंडिंग पावर कितना अच्छा है। रक्षा, खुफिया, विज्ञान और टेक्नोलॉजी में
वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली देश है। तो इस तरह से हम इजराइल को भी देखते हैं कि वो सत्ता के नए केंद्र के रूप में आ सकता है, हम इसे भी देखते हैं। इस तरह से बच्चों ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। इसके जितने भी टॉपिक्स आने वाले हैं इसको मैंने आपको बारी बारी से बताया है। अगर आप अच्छे से वीडियो को सुनिएगा, समझिएगा तो बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। ये आपका 11th आवर प्रिपरेशन का वीडियो रेडी हुआ है। अगर आप चाहें तो अभी भी आप इसको देख के, जबकि आपके एग्ज़ाम के लिए सिर्फ 3 दिन बाकी है, तो आप अभी भी अच्छे मार्क्स ला सकते हो। इसमें से क्वेश्चन कई तरह के आ सकते हैं, जैसे कि क्षेत्रीय संगठनों को बनाने का क्या कारण है, उसके उद्देश्य क्या है, ब्रिक्स की स्थापना कब की गई, ब्रिक्स कब बन गया। इस तरीके से 2 संगठनों को कंपेयर करने के लिए भी आपको बताया जा सकता है। किस किस देश को आप सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में देखते हो, ये आ सकता है। चीन ने अपने आप को डेवलप करने के लिए कौन कौन सी नीतियाँ अपनाई, इन सबको आप देख सकते हो। तो अब हम आगे चलते हैं अपने अगले चैप्टर की तरफ। पार्ट ए बुक जो है समकालीन विश्व की राजनीति, उसका जो दूसरा चैप्टर आ रहा है वो है दक्षिण एशिया और समकालीन विश्व। इसमें से टोटल 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ आपको देखना है दक्षिण एशिया और समकालीन विश्व। दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश हैं? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और अब इसमें अफगानिस्तान भी शामिल हो गया है। चूंकि चीन भी इस क्षेत्र का है, दक्षिण एशिया का ही है, लेकिन दक्षिण एशियाई देशों में इस चैप्टर में चीन को अलग रखा गया है। अब हम देखते हैं कि यहाँ की राजनीतिक स्थिति क्या है इन देशों की। भारत में लोकतंत्र है, आप सब जानते हो। पाकिस्तान में लोकतंत्र प्लस सेना, कभी यहाँ पे लोकतंत्र स्थापित हुआ और कभी सेना का शासन चला। बांग्लादेश में भी सेम, लोकतंत्र और सेना दोनों बारी बारी से यहाँ पे शासन व्यवस्था चलाते हैं। भूटान में संवैधानिक लोकतंत्र है। संवैधानिक लोकतंत्र का मतलब होता है कि संविधान बना गया है और लोकतंत्र है। नेपाल में 2006 तक संवैधानिक राजतंत्र रहा, राजा भी थे और संसद भी था। उसमें लोकसभा से मतलब कि संसद से सदस्यों को चुना जाता था और उनके साथ सहयोग करके देश को चलाने का काम राजा करते थे वहां के। लेकिन 2015 के बाद पूरी तरह से लोकतंत्र कायम हो गया है वहां पे। श्रीलंका में भी लोकतंत्र है। मालदीव में 1968 तक सल्तनत का शासन था, पर उसके बाद अब वहां पे लोकतंत्र स्थापित हो गया है। अफगानिस्तान अब इसमें शामिल हो गया है। अब हम यहाँ पढ़ेंगे भारत का इन देशों के साथ संबंध कैसा है, किन बातों पे विवाद चल रहा है, किन बातों पे संधियां या समझौते हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम पाकिस्तान के साथ देखते हैं, पाकिस्तान की स्थिति को देखते हैं कि वहाँ की राजनीतिक स्थिति क्या है। क्योंकि पाकिस्तान में हमने देखा है कि वहाँ लोकतंत्र प्लस सेना बारी बारी से शासन चलाते हैं। तो क्या ऐसा कारण है कि वहाँ लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पा रहा है? लोकतंत्र के रास्ते में क्या बाधाएं हैं? क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थापित होने के राह में कौन सी बाधाएं हैं। तो उसका आंसर आप इस तरीके से लिखिएगा। पहला पॉइंट होगा इसमें कि पाकिस्तान में सेना, धर्म गुरुओं और भूस्वामियों का बहुत ज्यादा प्रभाव है और सरकार के मामले में भी, वहां सरकार में भी बहुत ज्यादा हस्तक्षेप किए करते हैं। सेना भी, धर्मगुरु भी और भूस्वामी भी। वहां की जनता का बहुत ज्यादा विश्वास अपनी राजनीति, अपने शासन व्यवस्था पे नहीं है। वो ज्यादा विश्वास सेना पे करते हैं, वो ज्यादा विश्वास अपने धर्मगुरुओं पे करते हैं। वो जो कहते हैं वही वहां की जनता मानती है, जिसकी वजह से बार बार तख्ता पलट हो जाता है और जो लोकतंत्र होता है वो पलट करके फिर सैनिक शासन में आ जाता है। वहां के लोगों का मानना है कि सेना जो है वो ज्यादा सही तरीके से शिक्षित होती है, मतलब प्रशिक्षित होती है सेना, जो हमारे देश को बचा सकती है। और जो ये नेता है वो आपस में ही लड़ने झगड़ने में लगे रहते हैं, अपना उल्लू सीधा में करने में लगे रहते हैं। और अगर कोई कंट्री अटैक कर देगा तो उससे ये नेता उनको बचा नहीं पाएंगे।
और सबसे ज़्यादा डर उनको भारत से होता है, क्योंकि भारत से सबसे ज़्यादा उनकी दुश्मनी है, भारत और पाकिस्तान की, ये सब जानते हैं। राजनीतिक दलों की खींचातानी वहाँ बहुत ज़्यादा चलती है, जिसकी वजह से भी वहाँ की जनता का विश्वास अपने राजनेताओं पे कम है, अपने धर्मगुरुओं और अपनी सेना पे ज़्यादा है। भारत और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा तनाव है शुरू से। 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। उस समय से जो एक बड़ी खाई है वो अभी तक भर नहीं पाई है, लगातार ये बढ़ती जा रही है, लेकिन कम नहीं हुई है। कुछ ना कुछ बातों को लेकर के तनाव हमेशा बना हुआ है। अमेरिका और पश्चिमी देश भी सेना के शासन को ज्यादा प्रोत्साहन देते हैं। पाकिस्तान में सेना का शासन हो, इस बात का को बढ़ावा देते हैं। देता है कौन? अमेरिका भी और पश्चिमी कंट्री भी, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो भी इस चीज को बढ़ावा देते हैं। भारत और पाकिस्तान का संघर्ष जो है वो किन बातों के लिए होता है? आखिर विवाद किस टॉपिक पे होता है, किस बात पे होता है? तो सबसे ज्यादा संघर्ष क्या है? जल विवाद। कौन सा जल? कौन सी नदी जल विवाद? सिंधु नदी के जल के बंटवारे के लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा विवाद है। आगे हम इसका पढ़ेंगे कि ये समझौता कैसे हुआ, किन के बीच में हुआ, कब हुआ, ये हम आगे पढ़ते हैं। हथियारों की होड़ के लिए भी इनका विवाद है। जब भारत अपना परमाणु परीक्षण करता है तो साथ साथ पाकिस्तान भी अपना परमाणु परीक्षण करके दिखा देता है कि मेरे पास भी परमाणु हथियार है। तो इस तरह से हथियारों की होड़ दोनों कंट्रीज में लगातार चली आ रही है। कश्मीर की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद से ही कश्मीर को लेकर के एक खासा विवाद है भारत और पाकिस्तान के बीच में। उसके बाद आतंकवाद की समस्या, इससे हम आए दिन जूझते रहते हैं। हम देखते हैं भारत के कई बड़े शहरों में लगातार बॉम्ब विस्फोट कर दिया जाता है आतंकवादी संगठनों के द्वारा। ये आतंकवाद की समस्या भी एक बहुत बड़ा विवाद है भारत और पाकिस्तान के बीच में। आगे हम देखेंगे कि भारत और पाकिस्तान ने कौन कौन से समझौते किए हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच समझौते किन बातों को लेकर के हुए हैं वो हम देखते हैं। 1960 में सिंधु जल संधि हुआ। सिंधु नदी के पानी के बंटवारे को लेकर के संधि किया गया भारत और पाकिस्तान के बीच में। उस समय भारत से जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान से अयूब खान के बीच में ये समझौता किया गया था। 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था। उस समय पे पाकिस्तान ने अपनी सेना को कच्छ की साइड से भारत में भेजा था और लाल बहादुर शास्त्री ने अपने सेनाओं के जरिए उनको वापस लाहौर तक खदेड़ दिया था। जिसके बाद रशिया ने, रूस ने पहल करके भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता कराया ताशकंद में। और ये समझौता लाल बहादुर शास्त्री, भारत से के प्रधानमंत्री उस समय लाल बहादुर शास्त्री थे, और पाकिस्तान के अयूब खान थे। इन दोनों के बीच में ये समझौता किया गया था और इसी समझौते के दौरान लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी ताशकंद में ही। 1972 में शिमला समझौता किया गया था। 1971 में जब पाकिस्तान दो भाग में बट गया, बांग्लादेश के रूप में पाकिस्तान बट गया था, उस समय समझौता किया गया था। 1972 में बांग्लादेश 71 में बना और 72 में शिमला समझौता किया गया। उस समय भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी और पाकिस्तान के जुल्फिकार अली भुट्टो थे। इन दोनों के बीच में समझौता की गई थी कि ये अपनी सेना को वापस वहीं पे भेज दें जहां पे ये पहले थे। दोनों एक दूसरे की देश के अंदर नहीं आए। ये समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई थी। बहुत ही याद करने वाली बातें हैं। क्वेश्चन आपका आ सकता है, भारत और पाकिस्तान के समझौतों के बारे में बताइए। अगला हम देखेंगे भारत और बांग्लादेश के बीच में क्या इनकी स्थिति है, किस किस बात पे ये आपस में असहयोग की स्थिति रखते हैं, यानी कि नहीं मानते एक दूसरे की बात को, और किन बातों पे सहयोग की स्थिति है, किस बातों में दोनों एक दूसरे को सहयोग देते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे भारत और बांग्लादेश में असहमति किन बातों को लेकर के लिए है। पहला है गंगा और ब्रह्मपुत्र
जो नदी के जल का जो बंटवारा किया गया है, उस बंटवारे को लेकर के दोनों देश में असहमति है, दोनों देश असंतुष्ट हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जल के बंटवारे को लेकर के। दूसरी कौन सी ऐसी बात है जिसपे असहमति है दोनों देशों की? अप्रवासियों की समस्या। बहुत सारे बांग्लादेशी भारत में अप्रवासी के रूप में आ जाते हैं और इस बात को लेकर के बांग्लादेश मानने को तैयार नहीं है कि उसके जो अप्रवासी वो भारत में हैं। इस बात को लेकर के बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है और दोनों देशों में असहमति है। ये तो असहमति थी। अब सहयोग किस बात को लेकर के, सहमति किस बात को लेकर के भारत और बांग्लादेश के बीच में, इसको देखते हैं। प्राकृतिक आपदा जो आती है उसके पूर्व का प्रबंधन किस तरीके से मैनेजमेंट किया जाए, डिजास्टर मैनेजमेंट किस तरह से किया जाए, इस बात को लेकर के दोनों देशों के बीच में सहयोग की स्थिति है। दोनों सहमति जताते हुए एक जैसा डिजास्टर मैनेजमेंट अपनाते हैं दोनों मिलकर के। और पर्यावरण की सुरक्षा कैसे की जाए, इस बात पे भी दोनों की सहमति है। दोनों देश मिलकर के पर्यावरण को कैसे बचाया जाए उस कदम की ओर बढ़ते हैं, एक साथ कदम बढ़ाते हैं और काम करते हैं पर्यावरण की सुरक्षा के लिए। दूसरा जो पॉइंट है वो है बांग्लादेश भारत की पूर्व चलो नीति। हमने आसियान वाले में देखा था कि भारत आसियान को किस तरीके से देखता है, तो भारत की नीति क्या थी? लुक ईस्ट और वर्क फॉर ईस्ट। इस नीति का हिस्सा बांग्लादेश भी है। बांग्लादेश भी भारत के साथ पूर्व चलो की नीति में शामिल है। तो इस तरह हमने यहाँ पे देखा हम बांग्लादेश का संबंध कैसे है और भारत और पाकिस्तान का संबंध कैसे है। हम यहाँ श्रीलंका के बारे में हम यहाँ देखते हैं। 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र हुआ और सफल लोकतंत्र यहाँ पे कायम हुआ। यहाँ का लोकतंत्र बिल्कुल सक्सेसफुल था, लेकिन यहाँ पे जातीय संघर्ष छिड़ा हुआ था। किसके बीच में? वहां के मूल निवासी जो थे बहुसंख्यक वो थे सिंगली, और अल्पसंख्यक के रूप में वहां तमिल थे। इन दोनों के बीच में जातीय संघर्ष होता रहा। तमिलियन को वो सारे अधिकार नहीं देना चाहते थे, उनको वो अल्पसंख्यक थे, और सिंघली को पूरा सारा अधिकार ऑब्वियसली जो संविधान में दिया गया था वो सारे अधिकार सिंघली के लिए थे, तमिलियन के लिए नहीं थे। इस बात को लेकर के काफी बड़ा जातीय संघर्ष काफी समय तक वहां पे छिड़ा रहा। श्रीलंका में लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, ये एक संगठन थी जो श्रीलंका की सेना के साथ इनका संघर्ष काफी लंबा चला। भारत के से भी मदद मांगा गया था, भारत से भी शांति सेना के रूप में वहां पे भेजा गया था। ये जो सिंघली और तमिलियन संघर्ष चल रहा था वो 1983 के करीब में था। 1987 में भारत से शांति सेना वहां पे भेजा गया था और उसी शांति सेना को फिर 1989 में भारत में वापस बुला लिया गया था। जनसंख्या की वृद्धि दर पर नियंत्रण करने वाला विकासशील देशों में प्रथम स्थान रखता है श्रीलंका। फिर से इसको देखते हैं। जनसंख्या की वृद्धि दर पर नियंत्रण करने वाला, कंट्रोल करने वाला, जनसंख्या की रफ्तार जो बढ़ रही थी उस पर कंट्रोल करने वाला विकासशील देशों में सबसे प्रथम स्थान रखता है श्रीलंका। अगला पॉइंट है, दक्षिण एशियाई देशों में सबसे पहले इसने अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया था। दक्षिण एशियाई देशों में, इस बात को याद रखिएगा कि दक्षिण एशियाई देशों में अपनी इकोनॉमी को, अपनी अर्थव्यवस्था को उदारीकरण करने वाला सबसे पहला देश श्रीलंका था। अब हम आगे देखते हैं कि दक्षिण एशियाई देशों के बीच शांति और सहयोग की भावना किन बातों पे है। दक्षिण एशियाई देशों में, जो कि हमने पहले देखा था, दक्षिण एशियाई जो 8 देश हैं उनके बीच में कैसे, किस बात को लेकर के शांति और सहयोग की स्थिति है। संघर्ष के मुद्दे होते हुए भी आपस में सहयोग की स्थिति इनकी बनी रहती है। संघर्ष का मुद्दा तो है, लेकिन जरूरत पड़ने पे ये आपस में सहयोगात्मक भाव रखते हैं। मैत्रीपूर्ण संबंधों को महत्व देते हैं। चाहे कितनी भी दुश्मनी हो, पहले ये मित्रता का हाथ बढ़ाते हैं, एक दूसरे के साथ दोस्ताना संबंध बनाने में विश्वास रखते हैं।
तभी तो इन्होंने सार्क की स्थापना की। सार्क की स्थापना इसने की और इसमें यही 8 देश शामिल हैं जिसमें कि आपस में मिलकर के डेवलपमेंट करने की, विकास करने की बात है। व्यापार शुल्क को कम किया गया है इन देशों के बीच में, दक्षिण एशियाई देशों के बीच में व्यापार शुल्क को कम कर दिया गया और सीमाओं पर मुक्त व्यापार की अनुमति दी गई है साफ्टा को बना करके। 2006 में साफ्टा की स्थापना की गई और जिसके अंतर्गत सीमा पे, इन देशों की सीमाओं पर मुक्त व्यापार की अनुमति दी गई थी। तो यहाँ पे हमारा सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट होता है। एक और चैप्टर है वैश्वीकरण, जिसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देख लोगे बच्चों, तो आई एम श्योर कि अच्छे मार्क्स आप ले आओगे। पहले से आपने बहुत ज़्यादा नहीं भी पढ़ रखा है और इस वीडियो को बहुत ध्यान से, बारीकी से देखोगे तो अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो आइए अब हम देखते हैं वैश्वीकरण को। अगला जो हमारा चैप्टर है वो वैश्वीकरण से है। वैश्वीकरण से 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि वैश्वीकरण किसे कहते हैं, वैश्वीकरण क्या है। तो वैश्वीकरण का मतलब है कि विश्व के विभिन्न हिस्सों में पूंजी, वस्तुओं एवं श्रम का प्रवाह, यानी कि पूंजी, एक देश की पूंजी जो है या एक देश का जो पैसा है या वहाँ की वस्तु है, या श्रम यानी कि व्यक्ति श्रम करने के लिए एक देश से दूसरे देश में प्रवाह करता है, आना जाना करता है, इसे वैश्वीकरण कहते हैं। अपने देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना भी वैश्वीकरण कहलाता है। कारण क्या है इसका, वैश्वीकरण होता क्यों है, तो कैसे हम कर सकते हैं। जैसे कि अभी अगर मैं आपको बताऊंगी कि उन्नत प्रौद्योगिकी मतलब हाई टेक्नोलॉजी, इसकी वजह से हम ग्लोबलाइजेशन को या वैश्वीकरण को बढ़ावा देते हैं। कैसे, अभी हम यहाँ बैठे, हमारे पास मोबाइल है, मोबाइल से हम देश विदेश की किसी भी साइट में से देख करके वहां से सामान को यहाँ मंगा सकते हैं, अपने चीजों को वहां बेच सकते हैं। यहाँ बैठे बैठे हम देश के हर जगह के टूरिस्ट जो प्लेसेस हैं उसके बारे में जान सकते हैं, वहाँ की बुकिंग करा सकते हैं। तो ये क्या है, ये उन्नत प्रौद्योगिकी के कारण ही आज वैश्वीकरण संभव हो पाया है। अगला है कारण में लोगों का पारस्परिक जुड़ाव, एक देश के लोगों का दूसरे देश के लोगों के साथ जुड़ाव हो गया है पारस्परिक, जिसकी वजह से वो यहाँ से वहाँ या वहाँ से यहाँ आना चाहते हैं। जैसे कि एक उदाहरण मैं दे रही हूँ भारत का। भारत में अभी कृष्ण भावनामृत जो है, कृष्ण की जो भक्ति है वो पूरे विश्व में फैल रही है, और ये कृष्ण की भक्ति में जो दूसरे देश के लोग लगे हुए हैं वो इनकी जन्मभूमि में आना चाहते हैं, यहाँ आकर के वो देखना चाहते हैं कि यहाँ की क्या स्थिति है। तो यहाँ के लोगों से उनका जुड़ाव हो गया, जिसकी वजह से वो यहाँ आते हैं। तो ये भी वैश्वीकरण का एक कारण है, जिसके कारण वैश्वीकरण हो रहा है। आर्थिक घटनाएं भी बहुत सारी होती हैं, पैसा कमाने के लिए भी लोग एक देश से दूसरे देश में जाते हैं। और प्राकृतिक आपदाएं, कुछ ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आ जाती है, बाढ़ आ गया, सुनामी हो गया, या कुछ युद्ध की स्थिति हो गई, तो एक देश के लोगों को दूसरे देश में जाकर के शरण लेना पड़ता है। इस वजह से वैश्वीकरण होता है। ये कारण है वैश्वीकरण के। प्रभाव क्या होता है, वैश्वीकरण का प्रभाव हर देश में कैसा होता है, क्या होता है, तो अलग अलग प्रभाव पड़ते हैं, राजनीतिक स्तर पे, आर्थिक स्तर पे, सांस्कृतिक स्तर पे। तो हम बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले राजनीतिक प्रभाव देखते हैं। राज्य की क्षमता या कार्यों में कमी होती है वैश्वीकरण के कारण। कल्याणकारी राज्य के स्थान पर न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य बन जाता है, और बाजार आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं का प्रमुख निर्धारक बन जाता है। ये सब प्रभाव पड़ते हैं। राजनीतिक प्रभाव, राज्य की शक्ति में वृद्धि हो जाती है। अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है। कैसे, अब जैसे कि मान लीजिए भारत में अगर हम देखें कि कैसे वो अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके हर नागरिक के डेटा को कलेक्ट करती है। आधार कार्ड से सबको जोड़ दिया गया है। अब आधार कार्ड के माध्यम से अगर व्यक्ति
कहीं पे भी कोई भी प्रॉपर्टी खरीदता है या कहीं पे भी पैसा जमा करता है या कहीं इन्वेस्ट करता है तो सारा डेटा सरकार के पास पहुंच जाता है। ये अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग के कारण ही ये होता है, ये प्रभाव पड़ता है। ये अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी एक देश दूसरे देश से ले सकता है, ला सकता है, खरीद सकता है या सीख सकता है और इसके माध्यम से अपने नागरिकों का डेटा कलेक्ट करके उनसे अच्छे सही तरीके से काम करवा सकता है, ज्यादा काम करवा सकता है, कुछ भी कह सकते हैं। आर्थिक प्रभाव इसका क्या पड़ता है? वैश्वीकरण का आर्थिक प्रभाव क्या है? WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या विश्व बैंक जैसे जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है उसमें विकसित देशों का प्रभुत्व बढ़ गया है, उनका प्रभुत्व हो गया है। आयात प्रतिबंध में अत्यधिक कमी आई है। बहुत सारे देश जो हैं वो आयात में पहले प्रतिबंध लगा देते थे, लेकिन अभी लोगों जो सिटीजन हैं उनका डिमांड है, दूसरे देश से किसी चीज को वो मंगाना चाहते हैं, इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो उसमें सरकार उस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती है। सिटीजन या जनता के डिमांड पे चीज़ों को आयात किया जाता है, मंगवाया जाता है। तो पहले जो सरकार उन चीज़ों पे बैन लगा देती थी या प्रतिबंध लगा देती थी उसमें बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिला है। पूंजीवादी देशों को लाभ मिला है और ये आर्थिक प्रभाव है वैश्वीकरण का। पूंजीवादी देशों को इससे लाभ हुआ है वैश्वीकरण के वजह से, क्योंकि पूंजी का प्रवाह बहुत ज्यादा हुआ है और पूंजीवादी देशों को इसका लाभ मिला है। विश्व व्यापार में वृद्धि आई है, ये भी आर्थिक प्रभाव है इसका। अब हम आगे देखेंगे इसका सांस्कृतिक प्रभाव क्या पड़ता है किसी भी देश में। वैश्वीकरण का सांस्कृतिक प्रभाव क्या है? इसके सांस्कृतिक प्रभाव में हम देखेंगे कि सांस्कृतिक समरूपता आई है, यानी कि हर देश की संस्कृति यहाँ भी आई है, यहाँ की संस्कृति बाहर भी गई है। या सांस्कृतिक समरूपता को हम ये कह सकते हैं कि वेस्टर्न कल्चर का हमारे कल्चर के ऊपर हावी होना, इसको भी हम सांस्कृतिक समरूपता या मैकडोनाल्डीकरण भी इसको कहा जा सकता है। या पश्चिमी संस्कृति का वर्चस्व होना हमारी संस्कृति के ऊपर या हमारे ऊपर हावी होना को भी हम सांस्कृतिक समरूपता के रूप में देखते हैं। नेक्स्ट है पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव में वृद्धि। लगातार यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारत की संस्कृति में अपनी जो इसकी संस्कृति पुरानी संस्कृति है इसका लोप होते जा रहा है और पश्चिमी संस्कृति ये बढ़ता जा रहा है, देसी संस्कृति लुप्त हो रही है। ये सांस्कृतिक प्रभाव है इसका। मैकडोनाल्डीकरण एक टर्म्स आता है कि इसका अर्थ क्या है मैकडोनाल्डीकरण। तो मैकडोनाल्डीकरण का अर्थ है पश्चिमी संस्कृति का वर्चस्व होना या सांस्कृतिक समरूपता का होना, भी इसको हम अलग तरीके से कह सकते हैं। यानी कि मैकडोनाल्डीकरण, पश्चिमी संस्कृति का वर्चस्व या सांस्कृतिक समरूपता, ये सारी बातें एक ही है। सकारात्मक पहलू, वैश्वीकरण का सकारात्मक पहलू क्या है, इसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, इसको हम देखते हैं। क्वेश्चन बहुत बार ऐसा पूछा गया है या आपसे पूछा जा सकता है कि वैश्वीकरण के सकारात्मक पहलू और नकारात्मक पहलू को बताइए। तो सबसे पहले हम इसका सकारात्मक पहलू देखते हैं। पूंजी का मुक्त प्रवाह होता है वैश्वीकरण में। लोगों की पसंद और नापसंद का दायरा बढ़ गया है। अब उनके पास चॉइस है। अगर हम खाने को लेकर के देखेंगे तो पहले मान लीजिए सिर्फ हम कुछ इंडियन फूड ही खाते थे, अब हमारे पास चाइनीज फूड भी है, कॉन्टिनेंटल फूड भी है। हमारे पास इतने सारे चॉइस बढ़ गए हैं, इतने सारे मल्टीनेशनल कंपनीज आ गई हैं। हमारे पास चॉइस है कि हम इंग्लैंड की कंपनी में ज्वाइन करें, अमेरिका की कंपनी में ज्वाइन करें, जापान की कंपनी में ज्वाइन करें, कौन सी कंपनी में हम ज्वाइन करें। हर चीज़ का हमारा जो दायरा है पसंद और नापसंद का, ये बढ़ गया है। संस्कृति का आदान प्रदान, यहाँ की संस्कृति बाहर गई है और बाहर की संस्कृति यहाँ आई है, ये हम देखते हैं। ये है सकारात्मक पहलू। अगर बाहर की संस्कृति यहाँ आई है तो यहाँ की संस्कृति भी कहीं ना कहीं गई है। रसिया वगैरह में आप देख सकते हैं कि यहाँ की संस्कृति बहुत ज़्यादा, यहाँ के कल्चर को लोग अपनाने लगे हैं। विदेशी निवेश बढ़ा है, विदेशी कंपनियां यहाँ आके इन्वेस्ट करने लगी हैं। आप यहाँ के MNCs को देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज को देख सकते हैं, बहुत सारे फैक्ट्रीज देख सकते हैं जो कि बाहर के देश यहाँ पे लाके आके इन्वेस्ट किए हैं। तो इस तरीके से विदेशी निवेश बढ़ा है।
ये है सकारात्मक पहलू। इसका नकारात्मक पहलू क्या है, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, इसको देखते हैं। अमीर तो और अमीर होते गए हैं और गरीब लगातार और गरीब होते जा रहे हैं। ये इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। एमएनसी का कब्जा आप देख सकते हो, हमारे देश में मल्टीनेशनल कंपनीज का कब्जा हो गया है। अब यहाँ के जो बच्चे हैं या नौजवान हैं वो सरकारी नौकरियां तो छोड़ ही दीजिए, वो करना ही मतलब वो उसके लिए प्रयास भी नहीं करते हैं। अब वो सारे एमएनसीज में जाना चाहते हैं। वहाँ के ताम झाम और वहाँ के उन चीज़ों को देख करके उनको इतना अट्रैक्ट होते हैं वो कि वो एमएनसीज ही ज्वाइन करना चाहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं। वहाँ उनको ज़्यादा कूल लगता है, वहाँ इन्वायरमेंट उनको ज़्यादा सही लगता है बनिस्बत के यहाँ की सरकारी नौकरी से। पश्चिमी संस्कृति थोपी जा रही है, ये बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है। मैं इसका उदाहरण आपको बताना चाहती हूँ। मान लीजिए आप किसी मॉल में चले जाइए, बहुत सी लड़कियाँ काम करती हैं। छोटा सा एग्जाम्पल, आप उसके वॉशरूम में चले जाइए, आप वहाँ पे देखिएगा कि जो औरतें वॉशरूम में होती हैं, जो कि वहाँ की सफाई कर्मचारी होती है, उन सफाई कर्मचारी को भी पैंट शर्ट पहनना पड़ता है। ये थोपा नहीं जा रहा है तो और क्या किया जा रहा है आप बताइए। यहाँ पे सिर्फ ये दिखावा है, पश्चिमी करण को जबरदस्ती थोपा जा रहा है। या कोई ऐसी कंपनी है जो बाहर से आई हुई है, मोबाइल की कंपनी है या कोई भी कंपनी, वहाँ पे अगर यहाँ की कोई लेडीज़ काम करना चाहती है तो उसको कंपल्सन होता है कि वो पैंट शर्ट पहने, वहाँ का पहनावा पहने। यहाँ आप साड़ी या सूट पहन के वो नहीं कर सकती है। तो ये क्या है, ये पश्चिमी सभ्यता को, पश्चिमी संस्कृति को जबरदस्ती थोपा जा रहा है। ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है वैश्वीकरण का। अब हम थोड़ा सा देखते हैं भारत और वैश्वीकरण। भारत और वैश्वीकरण को कैसे देखते हैं, इसका क्या संबंध है। स्वतंत्र कैसे भारत अपने आप को ग्लोबलाइज किया है, स्वतंत्रता के पहले कैसा था भारत, अब क्या कर रहा है। तो स्वतंत्रता के पहले हम सब जानते हैं कि जब अंग्रेजों ने भारत के ऊपर कब्जा किया हुआ था तो यहाँ से रॉ मटेरियल को वो ले जाते थे अपने देश में, और वहाँ से कपास को ले जाते थे अपने देश में, और वहाँ से कपड़े बना करके और यहाँ बेचते थे, और यहाँ के बाजार में उन बने हुए सामान को यहाँ के लोगों को खरीदना पड़ता था। यानी कि स्वतंत्रता से पूर्व आधारभूत वस्तुओं एवं कच्चे माल का निर्यातक था भारत, एवं बने हुए सामान का आयातक था। यहाँ से कच्चे माल का निर्यात करता था, एक्सपोर्ट करता था और इंपोर्ट करता था बने हुए तैयार माल को, और यहाँ के बाजार में वहाँ से बनाए हुए माल को बेचा जाता था। ये एज अ मार्केट यूज किया जाता था इंडिया को। बाद में क्या हुआ, स्वतंत्रता के बाद सामान स्वयं बनाकर आत्मनिर्भर बना भारत। ठीक है, सामान को स्वयं बनाया और आत्मनिर्भर बना, और यहाँ का बना हुआ सामान फिर बाहर में बिकने लगा। इस तरह से ग्लोबलाइज हुआ इंडिया। हम देखते हैं कि यहाँ की जो खादी है, यहाँ का बनाया हुआ जो खादी वस्त्र है, उसका बहुत ज़्यादा डिमांड है विदेश में। या यहाँ पे जो साड़ियाँ बनाई जाती हैं भारत की, उन साड़ियों का बहुत ज़्यादा डिमांड है विदेशों में। 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, राजीव गांधी ने इसको तैयार किया था, लेकिन उनके डेथ के बाद ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, चंद्रशेखर जब यहाँ पे प्रधानमंत्री थे उनके टाइम पे ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई थी 1991 में। उस टाइम पे उसके बाद यहाँ की अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया गया एवं वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई। इस तरह भारत वैश्वीकरण के साथ जुड़ा। तो यहाँ पे हमारा पहले बुक का तीनों चैप्टर कंप्लीट होता है। सारे टॉपिक्स जो एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं उसको मैंने बारी बारी से आपको बता दिया है। इसके बाद भी अगर आपको इसमें से कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है या आप कुछ और समझना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। उस टॉपिक से रिलेटेड मैं अलग से वीडियो बना करके आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन आप कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके बाद एक वीडियो मैं और बनाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, आपका इंटरेस्ट भी लूज़ हो जा रहा होगा। तो इसके बाद मैं एक वीडियो और बनाऊंगी जिसमें पॉलिटिकल साइंस का जो दूसरा बुक है
भारत की राजनीति से रिलेटेड, भारत की समकालीन राजनीति से रिलेटेड तीनों चैप्टर्स को कवर करूंगी, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी एग्ज़ाम में। आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो अगर मेरे इन वीडियोस को बहुत ध्यान से देखोगे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने अभी भी मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और जितने भी बच्चे अभी पॉलिटिकल साइंस का पेपर देने वाले हैं उनको प्लीज़ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी थोड़ा सा मदद मिल जाए, उनको भी फ़ायदा मिल जाए। सबका साथ सबका विकास, इसी रास्ते पे हम चलेंगे। ओके, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।